सुप्रीम कोर्ट और वक्फ एक्ट की हियरिंग्स एक सस्पेंस थ्रिलर जैसी बन गई है। हर सुनवाई में कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला जरूर होता है। कभी किसी नए एंगल से सवाल उठते हैं, कभी किसी नए पार्टी की एंट्री हो जाती है। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 20 मई को 3 बड़े सवालों पर फैसले लिए जाएंगे। क्या वक्फ बाय यूजर वैलिड है? क्या वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं? और क्या गवर्नमेंट लैंड को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है? ये 3 कोर इश्यूज है जिनके अराउंड देश भर में हीटेड डिबेट्स चल रही है। इस मैटर की सुनवाई पहले जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में हो रही थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद ये सेंसिटिव इशू अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस AG मशी की बेंच के पास आया है। लेटेस्ट हियरिंग में कोर्ट ने कहा कि वो अब इंटरिम रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 3 क्रूशियल पॉइंट्स पर आर्गुमेंट सुनेंगे और तभी डिसाइड करेंगे कि स्टे देना है या नहीं। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि सेंटर ने ऑलरेडी अपने काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने उन पॉइंट्स का जवाब दिया है जो पिछली हियरिंग्स में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग किए थे। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था क्योंकि कोर्ट ने पहले वक्फ लॉ में कुछ चेंजेस पे सवाल उठाए थे, जैसे रेट्रोस्पेक्टिवली सिर्फ रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को वैलिड माना और वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम नॉमिनेशन। लेकिन हियरिंग में एक और ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आया जब एक काउंसिल ने कोर्ट को पॉइंट आउट किया कि जो 5 लीड पिटिशंस कोर्ट ने सिलेक्ट किए हैं वो सब मुस्लिम पिटिशनर्स के हैं। उन्होंने कहा कि ये पोलराइज्ड इंप्रेशन ना दे और हिंदू पिटिशनर्स को भी इंडिपेंडेंट रिट फाइल करने की परमिशन दी जाए। इस पर सेंटर की ओर से मौजूद AG तुषार मेहता ने तुरंत रिएक्ट किया। नोबडी इज गिविंग एनी पोलराइज्ड इंप्रेशन। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी अपोज किया कि ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा। इस क्लैश ने कोर्टरूम का टेम्परेचर और बढ़ा दिया था। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये था कि 1995 के ओरिजिनल वक्फ एक्ट को लेकर भी एक सेपरेट पिटिशन पेंडिंग है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने उस पिटिशन को उठाने की कोशिश की, लेकिन CJI गवई ने क्लियरली कह दिया कि 1995 एक्ट के प्रोविजंस को 2025 अमेंडमेंट के चैलेंज के बहाने से नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि 1995 एक्ट पे स्टे या इंटरिम रिलीफ कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आते हैं उन 3 मुद्दों पर जिनके ऊपर 20 मई को हियरिंग में कोर्ट डिसीजन लिया जाएगा। पहला है वक्फ बाय यूजर का रिमूवल। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है वक्फ बाय यूजर को हटा दिया जाना। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली वक्फ के पर्पस से यूज हो रही है, चाहे उसका फॉर्मल वक्फ डीड ना भी हो, तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जा सकता है। लेकिन नए अमेंडमेंट में इस कंसेप्ट को हटा दिया गया है। पिटिशनर्स अर्ज कर रहे हैं कि इससे कई सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क, ग्रेवयार्ड्स और चैरिटेबल स्ट्रक्चर्स का रिलीजियस कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। ये वक्फ प्रॉपर्टीज बिना फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के जनरेशन से चलती आई है, उनका फ्यूचर अब अनसर्टेन है। इस पर सेंटर का रिस्पॉन्स ये था कि वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट का मिसयूज हो रहा था। उन्होंने डेटा दिया कि 2013 के अमेंडमेंट के बाद 116% का अननेचुरल राइज हुआ ऑक एरिया में। इसका मतलब वक्फ के नाम पे प्राइवेट और गवर्नमेंट लैंड्स पर इलीगल क्लेम्स किया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये अमेंडमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है और ये रिलीजियस फ्रीडम को हर्ट नहीं करता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का डिसिप्लिन लाता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को नॉमिनेट करने का। पिटिशनर्स का कहना है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के आर्टिकल 26 के राइट्स को वायलेट करता है, जो उन्हें अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज करने का राइट देता है। सेंटर ने इस पर डिफेंड करते हुए कहा है कि ये इंक्लूजन माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी तक ही लिमिटेड है और इसका मकसद सिर्फ इंक्लूसिविटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया कि ये अपॉइंटमेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ब्रॉडन करेगा, ना कि इंटरफेयर। लेकिन क्रिटिक्स ये कह रही है कि अगर किसी स्ट्रिक्टली रिलीजियस कम्युनिटी बॉडी में आउटसाइडर्स को प्लेस किया जाए तो ये इंटरनल ऑटोनॉमी पे डायरेक्ट असॉल्ट है। क्या इंक्लूसिविटी रिलीजियस फ्रीडम्स पे भारी पड़ सकती है? ये एक फिलोसफिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर बन चुका है। तीसरा बर्निंग इशू है गवर्नमेंट लैंड को वक्फ डिक्लेयर करने का। ये क्लॉज भी नए अमेंडमेंट के तहत मॉडिफाई किया गया है। पिटिशनर्स का कंसर्न है कि कुछ लोग पब्लिक या प्राइवेट लैंड को बस हिस्टोरिकल यूजेज के बेसिस पे वक्फ डिक्लेयर कर देते हैं, जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं होता। सेंटर ने ये कहा कि ये अमेंडमेंट इसलिए लाया गया ताकि ऐसे अनऑथराइज्ड वक्फ डिक्लेरेशंस का रोका जा सके। उनका कहना है कि वक्फ का कॉन्सेप्ट सिर्फ उन प्रॉपर्टीज तक लिमिटेड होना चाहिए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। इस मैटर में पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से
घुसी हुई है। कांग्रेस के एमपी मोहम्मद जावेद और AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी ने इस एक्ट के खिलाफ पिटिशंस डाले हैं। उनका कहना है कि लॉ स्पेसिफिकली मुस्लिम रिलीजियस एंडाउमेंट्स को टारगेट करता है और उनके रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट का अनड्यू इंटरफेरेंस है। दूसरी तरफ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जैसे हरियाणा, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है एक्ट के सपोर्ट में। इनका कहना है कि अगर ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया तो इनके लैंड गवर्नेंस और पब्लिक प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ये मैटर सिर्फ लॉ या रिलीजन तक सीमित नहीं रहा, ये अब सेंटर, स्टेट, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन तक पहुंच चुका है। इस पूरे ड्रामेटिक कोर्ट सेटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर्ड और कंपोज टोन रखी है। कोर्ट ने मेक श्योर किया कि मैटर को पॉलिटिकली चार्ज्ड इशू बनने से रोका जाए। CJI गवाई ने स्पेसिफिकली कहा, वी आर नॉट गोइंग इनटू चैलेंजेस टू द 1995 एक्ट, वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू इंटरिम इश्यूज ऑफ द 2025 अमेंडमेंट ओनली। इससे क्लियर हो गया कि कोर्ट स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना चाहती है ताकि मैटर और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। SG मेहता ने भी एक पॉजिटिव अश्योरेंस दिया कि सेंटर तब तक कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेगा जब तक कोर्ट का इंटरिम डिसीजन नहीं आता। ये अश्योरेंस कोर्ट ने रिकॉर्ड भी किया। इस हियरिंग के बारे में एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था, आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतालिक होगी। अब सबकी नजर 20 मई की हियरिंग पर है, जहां कोर्ट ने हर साइड को 2-2 घंटे का समय देने का डिसीजन लिया है। इस डेट को कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन 3 मेजर इश्यूज पर इंटरिम स्टे चाहिए या नहीं। ये डिसीजन सिर्फ वक्फ लॉ तक लिमिटेड नहीं होगा, ये डिफाइन करेगा कि किस लिमिट तक स्टेट रिलीजियस कम्युनिटीज के इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्या होंगी। हर बार जब वक्फ एक्ट या इसके अमेंडमेंट्स की बात होती है, एक नया स्टॉर्म उठता है। हिस्टोरिकल क्लेम्स, रिलीजियस राइट्स, लीगल डिसिप्लिन और पॉलिटिकल पावर सब एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुद्दों पर लिमिटेड फोकस करके हियरिंग फिक्स कर दी है, तो उम्मीद है कि कुछ क्लैरिटी जरूर मिलेगी। वक्फ लॉ की ये कहानी अब सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं बल्कि भारत के सेक्युलर फैब्रिक, माइनॉरिटी राइट्स और लैंड गवर्नेंस की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। 20 मई मार्क द डे। कोर्टरूम में एक बार फिर तारीख पे तारीख नहीं, डिसीजन का वक्त आया है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एंड तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।